क्योंकि हिंदुस्तान में इस तरह का हमला इससे पहले कभी नहीं देखा गया। करीब 168 लोगों की मौत, 310 के करीब घायल, 168 जो मारे गए उनमें से करीब 28 फॉरेनर, विदेशी, अलग अलग मुल्क, 10 मुल्कों के लोग थे। कई जांबाज पुलिस अफसरों की मौत, एनएसजी के कमांडो की मौत, और उसके अलावा मुंबई के सीने पे जो जख्म वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो इसलिए 26/11 हमेशा याद रहेगा। 10 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता कल की ही बात है। वो चीखें, वो मातम, वो सारी चीज़ें आज भी लगता है कानों में गूंज रही हैं। पूरी कहानी, हमला कैसे क्या हुआ, ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को पता है, लेकिन एक्चुअली इसकी पूरी साजिश रची कैसे गई, मैं कोशिश करूंगा आपको किस्तों में कहानी सुनाने की। पहला पार्ट जो है वो ये है कि 26/11 जो हुआ, 26/11 मुंबई, इसके पीछे कौन लोग थे, यह आइडिया कहाँ से आया और इसको कैसे उन्होंने अमल में लाया, और फिर आतंकवादियों को भेजने के लिए समुद्र का रास्ता क्यों चुना, और ये 10 लड़के जिनको भेजा था, इन 10 में कॉमन बात क्या थी, इन्हें क्यों चुना गया, ये सारी चीज़ें। 9/11 हुआ, उसके अलावा एक मैड्रिड में हमला हुआ था, लंदन में हमला हुआ था आतंकवादी। ये सारे हमले बहुत बड़े पैमाने पे हुए थे और इसमें लोगों के बीच में बहुत दहशत फैली थी। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकवादी संगठन है, जो हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ खून खराबे की बात सोचते रहते हैं, उनके दिमाग जहन में था और वो लगातार आतंकवादी हमले, हरकतें करते रहते थे। लेकिन उनकी सोच ये थी कि कुछ ऐसा किया जाए जो बड़ा हो, जिसकी तरफ इंटरनेशनल मीडिया का भी ध्यान जाए, और वो लगातार कोशिश करते रहते थे, अपनी प्लानिंग करते रहते थे। ख़ास तौर पर लश्कर तैयबा, जिसका सरगना हाफिज सईद है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन। तो ये लोग प्लान कर रहे थे। 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद मुंबई पे बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए, और मुंबई को निशाना बनाने की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि मुंबई इंडिया की एक तरह से कहें इकोनॉमिक कैपिटल है, बॉलीवुड भी वहीं है। तो मुंबई पे जब हमला होता है तो उसका असर ज़्यादा होता है, और इसीलिए मुंबई को चुना गया। अब इस पूरे हमले की, जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये जो 9/11 और मैड्रिड और यूके इन सब में हुआ था, उस तरीके का कोई एक प्लानिंग थी कि इस तरह से बड़ा हमला किया जाए, लेकिन कैसे क्या उस वक्त तक समझ में नहीं आया। धीरे धीरे साजिश चल रही थी पाकिस्तान में। इसी बीच लश्कर के कुछ कमांडर को ये काम सौंपा गया था कि वो एक ब्लूप्रिंट तैयार करें कि हमला होगा, कैसा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेन में कर चुके थे, गाड़ियों में धमाका कर चुके थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। और तभी इन लोगों ने एक प्लान बनाया, और ये प्लान, इसकी शुरुआत जो हुई थी ये करीब 2006 में डेविड हेडली एक लश्कर तैयबा के लिए काम करता था। ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए भी काम करता है, अमेरिका के जेल में इस वक्त बंद है। ये मुंबई अक्सर आता जाता था और लश्कर ने इसको मुंबई की रेकी के लिए कई बार भेजा। ये मुंबई में आकर सारे रास्ते, ख़ास बिल्डिंग, सब चीज़ों की रैकी करता था। इवन ये ताज होटल में भी जाकर ठहरा था, और इससे इसलिए कहा गया था कि ताज के अंदर का पूरा नक्शा, एंट्री, एग्जिट, रूम, कॉरिडोर, फ्लोर, वो सब के बारे में भी जानकारी, तो वहाँ पे भी रुका था। तो डेविड हेडली पहला ऐसा शख्स था जिसने लश्कर को मुंबई के नक्शे, मुंबई की बाकी बारीकियों की जानकारी, ताज, ओबराय, इन सब की जानकारी दी। और इन जानकारी के बाद अब ये हुआ कि मुंबई तक आतंकवादियों को पहुंचाया कैसे जाए। तो उसमें एक मुश्किल ये थी कि अगर बड़े पैमाने पे हमला करना है तो एक तो पाकिस्तान के थ्रू हिंदुस्तान में घुसना मुश्किल है, दूसरा एक रास्ता बचता है कश्मीर के बॉर्डर का, वहाँ से आप आएंगे तो, लेकिन वहाँ पे हमेशा ख़तरा रहता है कि मुठभेड़ ना हो वहाँ पे, चूँकि बॉर्डर पे LOC पे चौकसी ज़्यादा होती है। तीसरा ये कि बॉर्डर क्रॉस भी कर ले तो फिर इतने बड़ी मात्रा में हथियार
यहाँ से कौन उनका स्लीपर सेल या कैसे पहुँचाया जाएगा, उस तक कैसे पहुँचेगा, उसमें भी जोखिम था। तो ये सारे रास्ते या तो फिर बॉर्डर क्रॉस करके या फिर किसी और ज़रिए से ओरिजिनल वीज़ा पासपोर्ट पे हिंदुस्तान में एंट्री कराना, उसके बाद लेकिन फिर वो हथियारों की खेप उन तक पहुंचाना, तो बहुत सारे मसले थे। और 9/11 के बाद ये भी था कि हर जगह पे सख्ती भी थी, एयरपोर्ट पे भी सख्ती, तो हवाई रास्ते से बिल्कुल भी संभव नहीं था। कश्मीर के रास्ते आतंकवादियों को घुसाने में जोखिम था, और वो हथियारों की खेप के साथ सारे के सारे जो पूरी टीम है वो बिना नुकसान के अंदर आ जाए, ये भी मुश्किल था। तो जब ये सारी चीज़ें मना कर दी गई कि ऐसा नहीं हो सकता, तब एक आखिरी रास्ता आता है, समंदर का रास्ता। समंदर के रास्ते की पूरी रेकी होती है, पूरी प्लानिंग होती है, टटोला जाता है, खंगाला जाता है। उसके बाद लगता है कि अगर आतंकवादियों की पूरी खेप को हथियारों के साथ, ताकि उन्हें किसी और से हथियार की खेप मुंबई पहुंचकर न लेनी पड़े, यहीं से वो लेकर चले और मुंबई में ऐसी जगह पे उतरें कि जहाँ से उसके बाद उतरने के बाद उनको किसी सिक्योरिटी, नाकेबंदी, इनकी भी ज़रूरत ना पड़े और वो आसानी से शहर में दाखिल हो जाएं। तो इन सारी चीज़ों की पड़ताल की गई और उसके बाद तय हुआ कि समंदर के रास्ते ही आतंकवादियों को मुंबई भेजा जाएगा। और इस समंदर के रास्ते भेजने के पीछे एक और जो उनकी सोच थी वो ये कि 1993 में जब मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, तब जो RDX की पूरी खेप थी वो समंदर के रास्ते ही मुंबई पहुंचाई गई थी, ज़्यादातर हिस्सा, और बहुत आसानी से पहुंच गई थी। कस्टम और बाकी लोगों के साथ भी मिली भगत थी। तो एक उनके पास वो पुराना एग्जाम्पल था कि समंदर के रास्ते ईजी है। दूसरा उन्हें ये भी लगा था कि समंदर के रास्ते पे उतनी निगरानी नहीं है, न इंडियन कोस्टल गार्ड की न बाकी उसकी, तो यहाँ पहुँचना आसान था। तो पहली चीज़ ये तय हुई इस पूरी साजिश में कि रास्ता क्या होगा आतंकवादियों के जाने का, और वो तय हुआ कि समंदर के रास्ते। अब हुआ कि कैसे भेजेंगे, कौन लोग होंगे और इनका इंचार्ज कौन होगा। तो लश्कर की तरफ से चीफ तो हाफिज सईद, जिसके इशारे पे सब काम हो रहा है, लेकिन उसने ये जिम्मेदारी सौंपी ज़कीउर रहमान लखवी उर्फ चाचा। ये नाम है लश्कर में, बहुत बड़ा नाम है लश्कर में, ज़कीउर रहमान लखवी उर्फ चाचा। चाचा को जिम्मेदारी सौंपी गई इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, लड़कों को तैयार करने के लिए और उनको मुंबई तक पहुंचाने के लिए, और मुंबई में आतंकवादी हमले के दौरान भी उनके साथ बाकायदा संपर्क में रहने के लिए। तो पहला शख्स आता है लश्कर की तरफ से ज़कीउर रहमान लखवी, उसके साथ दूसरा शख्स आता है ज़रार शाह, तीसरा आता है अबू काफ़ा और चौथा आता है अबू हमज़ा। ज़कीउर रहमान, ज़रार शाह, अबू काफ़ा, अबू हमज़ा, ये चार लोग लश्कर की तरफ से 26/11 की पूरी साजिश के सूत्रधार होते हैं। अब इनका सबसे पहला काम होता है उन आतंकवादियों को चुनना जिनको मुंबई भेजना है, और ये काम ज़्यादातर इनमें से दो लोगों का था, ज़कीउर रहमान लखवी उर्फ चाचा या फिर ज़रार शाह। 26/11/2008 में होता है, लेकिन इसकी प्लानिंग शुरू होती है 2007 जून के बाद, लगभग 1 साल पहले। इस 1 साल के दौरान सबसे पहला इनका काम था कि किसी तरह से लड़कों को चुना जाए जिनको भेजना है। 32 पाकिस्तान के अलग अलग शहरों के लड़कों को, जो लश्कर का संगठन है, एक वहाँ पे है पाकिस्तान में जमातुद दावा, जो आमतौर पे दिखाता ये है कि वो मदरसों के लिए काम करता है, मस्जिदों के लिए काम करता है, गरीब मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई लिखाई का काम करता है। ये उनका वहाँ पे उनका चेहरा है। लेकिन असल में वो लश्कर का एक, जब लश्कर तैयबा के नाम पे बैन और लश्कर तैयबा पे बैन लगी, तब उसने जमातुद दावा का गठन किया था, नाम बदल दिया था, काम वही था। तो जमातुद दावा के मदरसे और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे लड़कों को ख़ास तौर पे ये लोग अपना निशाना बनाते हैं जो थोड़े शरारती हों, घर से भागे हुए हों, घर से निकाले हुए हों, शादीशुदा ना हो, उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 साल हो। इसके पीछे सोच ये है कि ऐसे लड़कों को जो अपने घर से दूर हैं, निकाले हुए हैं, थोड़े से बदमाश हैं, शादीशुदा नहीं है, इनका ब्रेन वॉश करना बड़ा आसान काम है।
दूसरा, ये इनको जो सिखाया जाएगा वो राज किसी और से शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि घर वालों से इनका मेल जोल है नहीं, मिलना जुलना है नहीं, आना जाना है नहीं, शादीशुदा है नहीं, इसलिए जिम्मेदारियों का भी एहसास नहीं होगा और बड़े आसानी से ये कश्मीर और जिहाद और इसके नाम पर, इस्लाम के नाम पर ये बहक जाएंगे। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी था। तो ऐसे ही कर करके इन्होंने 32 लड़कों की एक टीम बनाई अलग अलग पाकिस्तान के शहरों से, और ये सारे के सारे की उम्र वही, सारे कुंवारे, किसी की शादी नहीं हुई, सारे गरीब घर के बिल्कुल, और सारे के सारे बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं, कोई तीसरी पास, कोई चौथी पास, कोई दूसरी के बाद ये स्कूल जाना छोड़ गया। इन 32 लड़कों को लेके 3 अलग अलग चरणों में ट्रेनिंग दी जाती है। जो शुरुआत इनको बताया गया, इन 32 के 32 लड़कों को, वो ये कहा गया इन सबको जब कि तुम सब कश्मीर के सिपाही हो, कश्मीर की आज़ादी में तुम्हारा रोल होगा और अल्लाह ने तुम्हें चुना है, तुम सीधे जन्नत में जाओगे, बड़े खुश नसीब हो कि तुम लोगों को चुना गया। ये कहकर और ख़ास तौर पे इन सबको कश्मीर के नाम पे शामिल किया गया, इनकी ट्रेनिंग दी गई। जो इनकी ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के बाद इन 32 में से आखिरी 10 लड़कों को चुना जाता है मुंबई अटैक के लिए। अब ये जो 10 थे, इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है आगे बताऊंगा, पहले इन 10 के नाम आपको बताऊं। 32 में से सिलेक्शन होता है आखिरी 10 लड़कों का। अब्दुल रहमान उर्फ बड़ा, अब्दुल रहमान उर्फ छोटा और बाबर इमरान, ये तीनों पाकिस्तान के मुल्तान के रहने वाले थे, और इन तीनों को उन 10 लोगों में से पहले चुना गया। इसके बाद आता है जावेद उर्फ अबू अली, अबू फहाद, ये पंजाब के ओकारा ज़िले के दोनों, इन दोनों को चुना जाता है, 5 हो गए। इसके बाद चुना जाता है नज़ीर उर्फ उबैद और नासिर उर्फ अबू उमर, ये फैसलाबाद के रहने वाले थे, 7 हो गए। इसके बाद सियालकोट से 2 लड़कों को चुना जाता है, अबू शैब और अबू मुजाहिद, 9 हो गए। और 10वां वो नाम है जो हिंदुस्तान के घर घर में जाना जाता है, अजमल कसाब, जो इकलौता जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया था। ये सारे अपने घरों के नालायक लड़के थे, ये सारे घर से भागे हुए लड़के थे, इन सारे कुछ ना कुछ क्राइम में एक्टिविटी से, कोई चोरी में पकड़ा गया था, किसी ने डाका डाला था, किसी ने झगड़ा किया था। कसाब 2 बार चोरी करते हुए पकड़ा गया था, और वो भी अपने घर वालों से लड़ के निकला था। तो इन सारे की खास बात ये थी कि इन 10 के 10 लड़कों को अपने घर से दूरी थी, 10 के 10 पढ़े लिखे नहीं थे, 10 के 10 कुंवारे थे, और ये 10 के 10 किसी ना किसी क्राइम में छोटे मोटे इन्वॉल्व थे। तो 32 में से इन 10 लोगों को चुना गया। अब इनकी ट्रेनिंग कैसे हुई? जब शॉर्टलिस्ट हुए तो 3 चरणों में इनकी ट्रेनिंग हुई, और ये पूरी ट्रेनिंग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहां पे हुई, पाक अधिकृत कश्मीर में, वहां के भी 3 जगहों पर। इनकी पहली ट्रेनिंग का नाम था दौरा सुफा। ये ट्रेनिंग जो एकदम बिगिनिंग ट्रेनिंग थी, पहले तो सबसे पहले जब ये आए तो इनको जमात उद दावा के मदरसों में और वहाँ रखा गया, इनको बाकायदा इस्लाम जिहाद की बातें बताई गई। कुछ को पढ़ना नहीं आता था तो लिटरेचर भी नहीं दे पाए, उनको बता बता के समझाया जाता था, और इनको तस्वीरें और पिक्चर दिखाई जाती थी, ख़ासतौर पर कश्मीर की, हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में इनको बढ़ा चढ़ा कर कि वहाँ पे जुल्म होता है और कश्मीर को आज़ाद कराना है। तो मेन फोकस कश्मीर था, और इन सबको ये लगता था कि हम लोगों को कश्मीर के लिए तैयार किया जा रहा है, जो अजमल कसाब ने बाद में कहा भी। तो जब जमात उद दावा में इनकी बेसिक ब्रेन वॉश की जब ट्रेनिंग पूरी हो गई और इनको इस्लाम जिहाद के नाम पे तैयार कर लिया गया, उसके बाद इनकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। पहला ट्रेनिंग जिसका नाम रखा था दौरा सुफा, ये ट्रेनिंग मुरीद के एक जगह है पाकिस्तान में, और वहां पे दी गई। 21 दिनों की ये ट्रेनिंग थी। पहले जो पहली ट्रेनिंग का पीरियड था वो 21 डेज, और इस ट्रेनिंग के दौरान सभी को सुबह सबसे पहले इन सब का पूरा रूटीन फिक्स था 21 दिन का। सुबह 4 बजे उठना, नहा धो के सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ना, इसके बाद
इनको दौड़ाना, फिर नाश्ता देना, और उसके बाद सभी तरह की जो एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करना, भागना, दौड़ना, इस तरह की ये ट्रेनिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक। और ये सुबह 4 बजे से शुरू होता था और रात 8 बजे तक। बीच में बस नमाज पढ़ने के लिए, जो 5 वक्त का नमाज का टाइम है, और खाना और नाश्ते और रात का खाने का टाइम होता था। 4 बजे पीटी कराया जाता था, जैसे बल्कि आर्मी और उन सब में कराई जाती है। फिर पीटी के बाद नमाज और दूसरे काम, फिर एक्सरसाइज, दौड़ना। ये पूरा पहला जो दौरा सुफा की ट्रेनिंग थी 21 दिन की मुरीद के इलाके में, ये उनको दी गई। ये ट्रेनिंग इन लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन आसान थी। इसके बाद इनका दूसरा ट्रेनिंग का दौर शुरू होता है, जिसको नाम दिया गया था दौरा आमा। इस ट्रेनिंग के लिए भी 21 दिन का दिन रखा गया और 21 दिन की ट्रेनिंग थी। और ये ट्रेनिंग इनको दी गई, पहली जो ट्रेनिंग दी गई थी वो मुरीदके में। इस बार ट्रेनिंग दी गई इनको मनसेरा है एक पाकिस्तान में जगह, वहाँ का एक गांव है बट्टल गांव, वहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी गई। और इस दूसरे चरण की ट्रेनिंग में इनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इनका जो ट्रेनिंग का रूटीन था, तब भी सुबह 4 बजे सोकर उठना, नमाज पढ़ना। 5 से 6 इंस्ट्रक्टर जो है इनका, तब अबू अनस था जो इन्हें पीटी सिखाता था। 8 बजे ब्रेकफास्ट, 8:30 से लेकर 11:30 बजे तक हथियार चलाने की ट्रेनिंग, जिसमें AK-47, ग्रीन, RX, ओजी गन, पिस्टल, रिवॉल्वर, ये सारे जितने भी ऑटोमेटिक वेपन थे, ये सब। और इस ट्रेनिंग का हथियार चलाने का जो इनका ट्रेनर था वो अब्दुल रहमान था। 11:30 से 12:30, 1 घंटे का फिर इनको बीच में रेस्ट दिया जाता, और 12 के बाद इनको फिर लंच, 1 से 2 फिर नमाज के लिए छुट्टी, 2 से 4 आराम, और फिर 4 से 6 पीटी। ये इनकी जो दूसरे दौर की ट्रेनिंग थी, ये उसका हिस्सा था। इसके बाद ये ट्रेनिंग 21 दिन चला। 21 दिन के बाद फिर कुछ इनको गैप छुट्टी दी गई, लेकिन सब निगरानी में थे लश्कर के लोगों के। तीसरे दौर की फिर ट्रेनिंग इनकी शुरू होती है, जिस ट्रेनिंग का नाम रखा गया दौरा खास। और ये ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान, जो अधिकृत कश्मीर है, वहां पर है, वहां दी गई। इस ट्रेनिंग के दौरान इनको हथियार और ज्यादा चलाने की ट्रेनिंग दी गई, जो बाकी के हथियार थे, हैंड ग्रेनेड फेंकने, रॉकेट लॉन्चर चलाने, इन सब की ट्रेनिंग दी गई। और हर दिन सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे इनको लगातार हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, कंटिन्यू, नॉन स्टॉप। 4 घंटे अलग अलग तरह के हथियार, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, बस आप ये चलाते रहो और ये करते रहो। और साथ में इस ट्रेनिंग के दौरान इनको पहली बार तमाम, न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे भी लश्कर तैयबा ने मुसलमानों पे जुल्म हो रहा, उनके वीडियो क्लिप इनको दिखाए जाते थे और इनको भड़काया जाता था कि देखो तुम्हारे भाइयों के साथ क्या क्या हो रहा है, और तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें अल्लाह ने चुना है ऐसे काम के लिए, और तुम जाओगे और तुम कश्मीर की आज़ादी कराओगे और ये सब चीज़ें करोगे। तो ये जो तीसरे चरण की ट्रेनिंग थी, ये भी 21 दिन की थी। और इसके बाद इन 3 चरण की ट्रेनिंग के बाद इन लोगों को फिर छुट्टी दी जाती है, और साथ में निगरानी जारी है। क्योंकि जिहाद की भी बातें हो रही हैं, सारी चीज़ें भी बताई जा रही हैं, लेकिन ये कहीं इधर उधर ना चले जाएं, इसलिए उनके ऊपर निगरानी भी लगातार हो रही थी। अब 3 दौर की ट्रेनिंग के बाद ज़कीउर रहमान लखवी, जो चाचा है, ये इन 10 लोगों की एक टीम बनाता है और इनको 2-2 के ग्रुप में बांट देता है। पहले ग्रुप में अबू अजमल जो कसाब था, उसके साथ अबू इस्माइल को रखा गया था, और अबू इस्माइल वो शख्स था जिसको मुंबई में जो 10 आतंकवादियों को भेजा जाना था, उन सब का लीडर उसी को बनाया गया था। और कहा गया था कि जो एक सेटेलाइट फ़ोन, थुरैया का सेटेलाइट फ़ोन था, और उससे जो बात होगी वहाँ से, पाकिस्तान में इनके आकाओं से, वो फ़ोन अबू इस्माइल अपने पास रखेगा और वही बाकी लोगों से बात करेगा जब जब ज़रूरत होगी। अभी तक इन लोगों को यही पता था कि ये कश्मीर के लिए तैयार हो रहे हैं और कश्मीर पे हमला करना है। ट्रेनिंग पूरी हो गई थी।
इसके बाद अचानक पहली बार सितंबर 2008 में जो चाचा हैं ज़कीर रहमान लखवी, वो इन 10 के 10 को बुलाते हैं और पहली बार बताते हैं कि तुम लोगों को मुंबई जाना है। अब ये सुन के 10 एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि अभी तक सारी बातें कश्मीर को लेकर, कश्मीर की लड़ाई को लेकर हो रही थी और ये सब मान के चल रहे थे कि ये पूरी ट्रेनिंग तैयारी ये सब हो रही है, ये कश्मीर को लेकर हो रही है। लेकिन पहली बार उन्हें सितंबर 2008 में खुलासा किया जाता है कि कश्मीर नहीं, मुंबई में जाना है। और मुंबई में जाने के बाद इन्हें क्या करना है ये उस वक्त भी नहीं बताया गया। लेकिन उसमें एक चीज ये भी थी कि ये मुंबई में जो जाना था, सितंबर में इनको बताया गया पहले हफ्ते में कि मुंबई जाना है, और पहली तारीख जो फिक्स हुई मुंबई अटैक की वो 26 से 11 नहीं थी, वो 27 सितंबर थी। 26 नवंबर बाद में तारीख आई। पहले मुंबई पे हमले की तारीख तय की गई थी 27 सितंबर को, और उसकी वजह यह थी कि उससे पहले कई बार दिवाली के दौरान बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए थे, और सितंबर में लगता था कि ये ज़्यादा बेहतर मौका और वक्त है हमला करने का, इससे ज़्यादा तबाही होगी। और पूरी तैयारी कर ली गई थी 27 सितंबर के लिए, और इसके लिए इन सभी को 23 सितंबर को पाकिस्तान से निकलना था। सेम उसी रास्ते से सब कुछ करना था जो इन्होंने बाद में 26 को किया, लेकिन 27 सितंबर को ये अटैक होना था। हुआ ये कि उसी दौरान इंडिया में अलग अलग शहरों में इंडियन मुजाहिदीन को लेके बहुत बड़े पैमाने पे रेड और दबिश डाली जा रही थी। कुछ ब्लास्ट हुए थे जिनमें इंडियन मुजाहिदीन का नाम आया था, और उसी ब्लास्ट के सिलसिले में मुंबई, गुजरात, यूपी, दिल्ली ये सब अलर्ट पे थे, और ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी कि और धमाके होंगे। तो इन तमाम राज्यों की पुलिस बहुत हाई अलर्ट पे थी, और उस दौरान में रेड में बहुत सारे हथियार भी पकड़े गए थे। और तब ये जब खबर पाकिस्तान पहुंची तो उन्हें लगा कि इस वक्त मुंबई भी हाई अलर्ट पे है, दिल्ली भी है, गुजरात भी है, बट टारगेट मुंबई को करना था। तो उनको लगा कि अभी सितंबर में जाना शायद ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी बहुत वहाँ पे अलर्ट है। तो इसलिए उसको टाल दिया गया, और टालने के बाद नई तारीख अभी बताई नहीं गई। टालने के बाद फिर इन सबको कहा गया कि तुम लोग जहाँ जहाँ अभी जाना चाहते हो घूम कर आ जाओ। तो 3 दिन के लिए अजमल कसाब अपने गांव गया था, फरीदकोट के पास ओंकारा जगह है जहाँ पे वो रहने वाला था, और वहाँ जाकर उसने अपनी माँ से मुलाकात की थी, और उसने बाद में बताया ये आकर कि तब उसने माँ को पहली बार ये बताया था कि वो मुजाहिदीन बन गया, और शायद उसकी माँ को मुजाहिदीन का मतलब पता था, इसलिए उसकी माँ ने उसको समझाया कि ये गलत कर रहे हो, तुम मत बनो, लेकिन वो माना नहीं। और वो वापस 3 दिन के बाद जमातुद दावा के कैंप में आता है और फिर वहीं ही रहता है। अब इन 10 लोगों को वापसी के आने के बाद अक्टूबर फर्स्ट वीक में वहीं पे रखा जाता है, और इसके बाद फिर इन्हें कराची में अब ट्रेनिंग दी जाती है समंदर के किनारे, स्विमिंग, बोट चलाना, जहाज चलाना पानी का। अब इनकी ये ट्रेनिंग शुरू होती है सबसे आखिर में। समंदर के अंदर कैसे अगर मुसीबत आ गई तो तैरना है, निकलना है, बचना है। तो अब इनको वहाँ पे स्विमिंग से लेके बाकी जहाज़, पानी के जहाज़ चलाने की, बोट चलाने की, स्पीड बोट चलाने की, ये सारी ट्रेनिंग दी गई। ये सारी ट्रेनिंग देने के बाद अक्टूबर का महीना भी बीत जाता है। फिर नवंबर का महीना आता है, और नवंबर में इन सबको कराची के पास ही एक जगह पे रखा जाता है, एक ही जगह पे इन 10 के 10 लड़कों को। और अब ये सब बहुत कड़ी निगरानी में होते हैं। अब इन्हें न कहीं जाने की इजाज़त, न किसी से मिलने की इजाज़त। इस दौरान ये जो सारी ट्रेनिंग दी गई थी, इसमें पाकिस्तानी आर्मी के कुछ लोग भी हथियार चलाने में और गोताखोरी और ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग के वक्त मौजूद थे। ये भी अजमल कसाब ने बताया, और ये जो एक इंक्वायरी कमेटी बैठी थी उसमें भी ये चीज़ सामने आई। तो अब सारी ट्रेनिंग हो गई, हथियार चलाने से लेकर एक और ट्रेनिंग दी गई इनको कि मुंबई में बात कैसे करने हैं। इनको हिंदी के कुछ शब्द सिखाए गए। इनमें से ज़्यादातर जो लड़के थे इनकी टोन पंजाबी उर्दू की थी। इनको बाकायदा हिंदी, मुंबई के जगहों के नाम, मुंबई के नक्शे, मुंबई की फिल्में दिखाई गई, मुंबई के स्टार्स के नाम बताए गए। जैसे अजमल कसाब अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फ़ैन था,
तो मुंबई की जो लोकल भाषा बोली है उसकी ट्रेनिंग दी गई, हिंदी की ट्रेनिंग दी गई, और इन सब के लिए फिर वैसे कपड़े पहने गए जो मुंबई में आमतौर पर 20-22 साल के लड़कों का इस वक्त फैशन में चलन था 2008 में। वो टी शर्ट वैसे ही रिबॉक, लिवाइस और ये सारी चीज़ें जिसमें कुछ लिखा हो, और जो आमतौर पे एक नौजवान लड़का पहनता है मुंबई में, तो वो सारी चीज़ें उस वक्त के फैशन ट्रेंड को देखकर उनके कपड़े भी वैसे ही टी शर्ट वी शर्ट खरीदे गए, और वो सारी चीज़ें इन्हें दी गई और इनके अपने सारे कपड़े वहाँ हटा दिए गए। जीन्स, टी शर्ट, स्पोर्ट शूज़, इवन गॉगल्स। तो ये सब ट्रेनिंग देने के बाद 22 नवंबर की रात कराची के अजीज़ाबाद एक इलाका है जो कोस्टल एरिया से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कराची में, ये 10 के 10 वहाँ उस घर में मौजूद थे। तभी वहाँ पर ज़कीउर रहमान लखवी पहुँचता है 22 नवंबर 2008। रात को आने के बाद सबसे कहता है कि तैयार हो जाओ। सब तैयार होते हैं। उसके बाद वो उन्हें गाड़ी में लेकर वहाँ से सीधे कराची के बंदरगाह पर पहुँचता है। एक सुनसान सा बंदरगाह था। 23 नवंबर की सुबह, 22 नवंबर की लेट नाइट ये लोग निकलते हैं। 23 नवंबर की सुबह करीब 4 बजे ये 10 के 10 उस बंदरगाह पर पहुँचते हैं। इन 10 के 10 को वहाँ पे पानी के एक जहाज़ पे बिठा दिया जाता, जो बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था। और उसी जहाज़ पे बिठाने के बाद ज़कीउर रहमान लखवी और उसके साथ जो ज़रार शाह, ये वहीं से सबसे गले मिलते हैं और उसको तमाम दुआएं देते हुए विदा ले लेते हैं। उस जहाज़ पे बैठने के बाद 23 नवंबर की सुबह 4 बजे करीब 25 नॉटिकल माइल्स जहाज़ जब चल लेती है, तब इन्हें समुद्र में एक बड़ा जहाज़ मिलता है। इस छोटे जहाज़ से इन 10 के 10 लोगों को उतारा जाता है और उस बड़े जहाज़ में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस बड़े जहाज़ में वो शिफ्ट होते हैं। उसके बाद फिर वो जहाज़ आगे अब बढ़ता है। करीब 1 घंटे के सफ़र के बाद समंदर के अंदर उससे भी बड़ा एक और जहाज़ मिलता है। ये पहले छोटे जहाज़ से गए, फिर उसके बाद दूसरे बड़े जहाज़ में पहुँचे। उसके 1 घंटे के बाद उस जहाज़ से सफ़र करने के बाद एक तीसरा बड़ा जहाज़ जिसका नाम था अल हुसैनी, वो समंदर में था। उस तीसरे जहाज़ में, सबसे बड़े जहाज़ में, इन तीनों को शिफ्ट कर दिया जाता, इन 10 को। तो अभी तक ये पाकिस्तान की समुद्री सीमा में है। तो अल हुसैनी जो सबसे बड़ा जहाज़ था, उसमें ये 10 के 10 आतंकवादी शिफ्ट हो जाते हैं। जब ये उस जहाज़ में जाते हैं तो इनके अपने जो कपड़े थे वो तो ये लेकर गए थे, बाकी इन जहाज़ उसमें जाने के बाद इन सबको जो वहाँ मौजूद थे उस जहाज़ में, वो उन्हें उनका बैग दिखाते हैं। हर एक के हिस्से में 2-2 बैग थे। वो बैग उस जहाज़ में रखा हुआ था और उस बैग में सारे हथियार, सारे चीज़ें थी। AK-47, हैंड ग्रेनेड, कारतूस, खजूर, ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद उस जहाज़ में बैठने के बाद ये बाकी जो पिछला जहाज़ था ये वापस लौट जाता है। अब ये जहाज़ आगे बढ़ता है। अल हुसैनी इस जहाज़ का नाम था और ये पाकिस्तानी जहाज़ था। इसके बाद ये जहाज़ भारतीय समुद्री सीमा में दाखिल हो जाता है। अब उस वक्त ये था कि समंदर में भी निगरानी होती है, लेकिन समंदर में एक अच्छी चीज़ ये भी होती है कि बहुत दूर दूर तक आपको दिखाई दे जाता है कि कोई है कि नहीं है। तो मैदान खाली था, समंदर में कुछ था नहीं, और ये जहाज़ भारतीय सीमा में दाखिल हो जाती। दाखिल होने के बाद ये जब आगे बढ़ते हैं तो भारतीय समंदर सीमा में इन्हें एक जहाज़ दिखाई देता है। वो छोटा था। उस जहाज़ का नाम था कुबेर। वो इंडियन फिशरमैन का बोट था और उस बोट को चला रहा था अमर सिंह टंडेल। तो अल हुसैनी जहाज़ उस जहाज़ के करीब जाकर रुकती है और वो उससे कुछ यूं ही रास्ता भटकने का बहाना करते हैं। ये लोग पूछते हैं और फिर धीरे धीरे करके उस जहाज़ से 2-4 लोग नीचे उतर आते हैं कुबेर में। और आने के बाद इनमें से जो 5 लोग थे, किसी बहाने से 4 को अल हुसैनी में ट्रांसफ़र कर देते हैं पाकिस्तानी जहाज़ में। सिर्फ एक को छोड़ देते हैं और वो था अमर सिंह टंडेल, जो इस जहाज़ का नाविक था, मछुआरों के जहाज़ का हेड था।
अमर सिंह टंडेल की एक कहानी यह है कि अमर सिंह टंडेल 2006 में पाकिस्तानी समुद्री सीमा में दाखिल हो गया था मछली पकड़ते हुए, और पाकिस्तानी जो फोर्स है उसने पकड़ लिया था, और वो 6 महीना पाकिस्तान की जेल में भी रहा और फिर उसको छोड़ दिया गया। तो वो 6 महीना रहा था जेल में। पाकिस्तान में अमूमन ऐसे मछुआरों को और इस तरह को इतनी जल्दी छोड़ते नहीं हैं, बट उसे छोड़ दिया गया था। तो कहते हैं कि ये भी एक साजिश का हिस्सा था कि उसको छोड़ने के बाद वो उसकी हलचल और उसका रूटीन कहाँ तक आता है, और यह कभी ये था कि अगर समंदर से गुजरेंगे तो उससे सारी जानकारी ले ली थी कि इसका जहाज़ कब कब आता है। तो ये भी एक हो सकता है कि किस किस दिन ये समंदर में मछली पकड़ने उतरता है, तो उस दिन ही 10 के 10 आतंकवादियों को उधर भेजा जाए ताकि समंदर में ये कुबेर जहाज़ भी टकरा जाए और फिर हम उस पर कब्जा कर सकें। ये एक साजिश का हिस्सा हो सकता था। तो खैर ये जहाज़ मिलता है कुबेर, उसके बाद अल हुसैनी से में इस जहाज़ में बैठे हुए 4 मछुआरों को उसमें ले जाया जाता है, सिर्फ एक अमर सिंह टंडेल को छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद 10 के 10 जो आतंकवादी थे अजमल कसाब समेत वो कुबेर में शिफ्ट हो जाते हैं, और अल हुसैनी अब वहाँ से वापस रिटर्न पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। उन 4 को अल हुसैनी में जाने के बाद ही मार दिया जाता है। इधर अब ये जहाज़ लेकर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये पोरबंदर होते हुए गुजरात की सीमा से होते हुए अब मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। चूंकि एक तो कुबेर जहाज़, अब इनको रास्ते में कुछ फोर्स मिले तो वो भी लगे कि इंडियन है, और अमर सिंह को सब जानते हैं जो समंदर में डेली मछली पकड़ने जाता है, वो सब एक दूसरे को जानते हैं पहचानते हैं, कोस्टल गार्ड वाले, और ये तो ये ढाल बना चुका था। इसके अलावा इन लोगों को बाकायदा एक कोडवर्ड दिया गया था समंदर के रास्ते में कराची से चलते हुए मुंबई पहुंचने तक, कि अगर फ़ोन करेंगे, क्योंकि बीच पाकिस्तान में बैठे हुए आका लगातार टच में थे सेटेलाइट फ़ोन से और उससे, कि कहाँ पहुँचे क्या है कोई, तो उसके लिए कहा गया था कि तुम कोड वर्ड में बात करोगे क्योंकि हो सकता है फ़ोन इंटरसेप्ट हो तो पकड़े ना जाए। तो इन 10 के 10 लोगों को कोडवर्ड दिया गया था। जैसे कुछ कोडवर्ड जो उसमें थे कि अभी मछली लग रही है, अभी तक मछली लग रही है, इसका मतलब ये था कि अभी तक हालात ठीक है, भाई लोग आ रहे हैं, ये कोड है। इसका मतलब था कि मछुआरों की कश्ती आ रही है, भाई लोग मतलब मछुआरे। यार लोगों से बचकर रहना, इसका मतलब था कि भारतीय नेवी की कश्तियों से बचकर रहना। यार लोग यहाँ भारतीय नेवी के लिए यूज़ किया जा रहा था कोड। यार लोगों का ग्रुप देखा गया, यार लोगों का ग्रुप देखा गया, यानी भारतीय नेवी का जहाज़ देखा गया। मशीन में है, माल चाहिए। मशीन का मतलब यहाँ है दिक्कत में है, मुसीबत में है, और माल का मतलब है मदद चाहिए, अगर कहीं फंस जाओ तो ये बोलना है। बर्फ ठीक चल रही है, यानी सफ़र अभी तक ठीक चल रहा है। ये सारे कोडवर्ड थे जो इन्हें फ़ोन पे लगातार बात कर रहे थे और लगातार उनसे बातचीत आ रहे थे और ये पूछ रहे थे और ये चल रहा था। खैर, तो अब अल हुसैनी से कुबेर में पहुंच चुके, उसके 4 लोगों को उसमें बैठा दिया है, इसमें सिर्फ अमर सिंह टंडेल है। उसके बाद ये 10 के 10 सारा अपना सामान इसमें शिफ्ट कर लेते हैं। अमर सिंह को भी अब एहसास हो चुका होता है कि वो फंस चुका है, वो उसके हथियार के ज़द पे, लेकिन साथ में उसको रखना भी इनकी मजबूरी, तो वो उसको ज़िंदा लेकर चलते हैं। पोरबंदर गुजरात क्रॉस करते हैं। ये तीसरे दिन का सफ़र था, क्योंकि 23 नवंबर को वो चले थे, 24 और 25 पूरा समुद्री रास्ते में गुजरा। 26 तारीख को 26 नवंबर ये पोरबंदर की सीमा में दाखिल होते हैं, और उसके बाद वहाँ से अब ये मुंबई की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई की अभी दूरी काफ़ी थी, उससे पहले ही अब इन्हें लगता है कि अमर सिंह, अगर चूँकि अब यहाँ पे जैसे जैसे मुंबई नज़दीक आ रहा है तो आपके चारों तरफ ख़तरा बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे पानी के बहुत सारे जहाज़ हैं और भी मछुआरे निकले हुए हैं, कोस्टल गार्ड के लोग हैं वो भी मिल सकते हैं, तो वहाँ आप पकड़े जा सकते हैं। तो इसलिए इनको लगा कि कहीं ये चीख ना दे और उनका भेद ना खुल जाए, तो इन्होंने मुंबई से कुछ पहले अमर सिंह टंडेल को उसी कुबेर जहाज़ में मार डाला। मारने के बाद उसकी लाश उसी में रखी। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें एक स्पीड बोट दिखाई दी। अब ये उससे स्पीड बोट में शिफ्ट हो जाते हैं मुंबई के करीब, और स्पीड बोट में शिफ्ट होने के बाद ये सीधे मुंबई के
कोलाबा से लगता हुआ कफ परेड एरिया है, वहाँ पे एक मच्छी बाजार मार्केट है, उसके किनारे आकर स्पीड बोट से अपनी स्पीड बोट को लगा देते हैं। तब रात के वक्त बजे थे 9, अंधेरा हो चुका था, और जिस जगह पे ये मच्छी बाजार है वहाँ से साउथ मुंबई के सारे मशहूर इलाके सबसे नज़दीक, कोलाबा हो, ताज हो, ओबराय हो, सब कुछ। अब यहाँ पे दो चीज़ें कि ये कराची से चलते हैं, भारतीय एक जहाज़ पे कब्जा करते हैं, पूरा पोरबंदर एरिया पार करते हैं और मुंबई तक आ जाते हैं, और कोई रास्ते में रोकता नहीं है, कोस्टल गार्ड, पुलिस, कुछ नहीं। ऐसा क्यों? अब इसमें होता यह है कि दरअसल जो मछुआरे हैं वो हर साल मछली पकड़ने के लालच में बहुत दूर तक निकल जाते हैं पाकिस्तानी समुद्री इलाके में। कई पाकिस्तानी मछुआरे जो वो हमारे सरहद इलाके में घुस आते हैं। तो कोस्ट गार्ड वाले भी ये रूटीन का मामला समझते हैं, और वो देखते हैं किसी जहाज़ को कोई आ रहा, दूर से पूछ लिया, समझ लिया। कई बार ऐसा होता है कि चलो अवैध है, लाइसेंस नहीं है, बहुत सारे ऐसे पैसे लेके छोड़ दिया। तो ये जो लापरवाही और ये जो लालच, ये कई बार बहुत नुकसानदेह होता है। अब सबसे बड़ी बात और यहाँ पे कि फिर भी एक सवाल आता है कि कैसे कोई कराची से बिना वीज़ा पासपोर्ट के इतने सारे हथियार के साथ और मुंबई पहुँच गया इतनी आसानी से। अब ये सवाल है हर एक के जहन में, और वो भी तब जबकि अब अगली जो चीज़ आपको बताऊंगा वो अपने आप में चौंकाने वाली है कि 1993 में जब मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ, जो दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन इन सब ने जो कराया, मैंने आपको शुरू में कहा था कि आरडीएक्स तब समुद्र के रास्ते आया था। तो जब ये इंक्वायरी के बाद पता चला कि सारे आरडीएक्स समुद्र के रास्ते हथियार आए थे मुंबई में, तो फिर एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई, और 93 के बाद बता रहा हूँ आपको, और 94 से ये तय हुआ कि पूरा जो ये अरबियन सी है, जो मुंबई की जो सारा समुद्री इलाका है, अब इसकी निगरानी की जाएगी। और इसके लिए बाकायदा नेवी, होम मिनिस्ट्री, इन लोगों ने मिलकर तय किया कि इस अरब सागर में मुंबई के आसपास पूरा जो गुजरात का भी वो लगता है, इंटरनेशनल सीमा तक नौसेना, पुलिस, कस्टम, ये सब मिलकर वहाँ पे पेट्रोलिंग करेगी। 93 सीरियल ब्लास्ट के बाद ये तय हुआ था, ये सरकार की तरफ से। इसके लिए बाकायदा नेवी को बड़े जहाज़ दिए गए, डॉनियर एयरक्राफ्ट दिए गए, हेलीकॉप्टर दिए गए, और साथ में ट्रेंड नौसेना के जवान, इनको वहाँ पे अरब सागर में तैनात किया गया कि इस तरीके की कोई भी चीज़, कोई अनचाहे लोग, अनचाही जहाज़ जिसके पास कुछ कागजात नहीं, कुछ नहीं, आप उनको पकड़ेंगे और हमारी सीमा में घुसने नहीं देंगे, और मुंबई की तरफ तो सवाल ही नहीं कि आप आने देंगे। तो इस पूरी ज्वाइंट पेट्रोलिंग जो नेवी, कस्टम, पुलिस, इन सब के लिए, और ये सारे जहाज़, हेलीकॉप्टर, ये सब कुछ दिए गए। और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था तब ऑपरेशन स्वान, SWAN। इस ऑपरेशन स्वान का मतलब ही था कि समंदर की निगरानी करेंगे और हम मुंबई पे कभी इस तरह की और कोई बर्बादी के सामान या बर्बाद करने वाले लोगों को आने नहीं देंगे। ये 93 के बाद हुआ था, और इस ऑपरेशन के तहत महाराष्ट्र, गुजरात के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे पूरी पेट्रोलिंग होती थी। नेवी के बड़े जहाज़, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ये इससे निगरानी की जाती थी, और ये सब कुछ चल रहा था। अब इसे आप क्या कहेंगे कि 2008 में 26/11 होता है, और 2006 में बिना किसी वजह के इस ऑपरेशन स्वान को ख़त्म कर दिया जाता है, और ये सारी निगरानी ठप, ज्वाइंट कोई भी पेट्रोलिंग नहीं होती है, और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल पे। अब ज़रा आप ये सोचें कि सिर्फ 2 साल पहले 2006 में ये हुआ था, अगर 2008 में भी ये पेट्रोलिंग जारी रहती, और इसकी कोई वजह नहीं बताई गई कि क्यों पेट्रोलिंग हटा ली गई। जो बेसिक बताया गया, जब उस वक्त सवाल किया गया तो सिर्फ इतना कहा गया कि अब कुछ होता तो है नहीं, और हम 94 से मतलब 6 तक आ पाए तो 6 और 6 12 साल से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा पकड़ाया नहीं, कोई ऐसा मिला नहीं। तो ये खामोखा का यूं ही फालतू का एक एक्सरसाइज है, खर्चे हैं। 2006 में ऑपरेशन स्वान ख़त्म कर लिया गया, जिस ऑपरेशन स्वान के तहत मुंबई के सारे बंदरगाहों की हिफाजत और निगरानी की जाती थी, जिसके तहत कोई भी बाहरी आदमी घुस नहीं सकता था। और उसके हटाने के बाद, इस ऑपरेशन स्वान के ठीक 2 साल के बाद 10 आतंकवादी मुंबई पहुंचते हैं, वो भी सीधे कराची से, और रास्ते में उन्हें कभी कोई नहीं रोकता है।
जब 9 बजे 26 नवंबर को कफ रोड के पास मच्छी बाजार मार्केट में इनका बोट रुकता है और ये नीचे उतरते हैं, तो वहाँ बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अगर आप लोग गए हों, मैं गया हूँ इसी सिलसिले में, तो ये सब अपना बैग उठा के कंधे पे, एक आगे और एक पीछे की तरफ, और जीन्स टी शर्ट में, हथियार बैग के ही अंदर, और आनंद फानंद में निकलते हैं। 10 के 10 पहली बार मुंबई आए हैं। इन्हें सिर्फ नक्शे के हिसाब से पता है, इन्हें सिर्फ ये पता है कि यहाँ पे हम उतरेंगे, वहाँ से किधर किधर जाना है। तो जब ये उतरते हैं तो इनमें से एक, उसी पे एक मछली बाजार मार्केट में वो एक महिला थी जिससे ये टकरा जाता है। वो महिला बहुत गुस्से में उसको डांटती है और पूछती है मराठी में, तो इसमें से एक उसका जवाब देता है अपना काम कर, और एक दो लोग और खड़े होते हैं। तो जब ये 10 के 10 एक ही तरह से, चूंकि हर लड़का एक साथ बैग लेकर उतर रहा है, कंधे पे आगे पीछे बैग है, सबके ड्रेस हैं, सब घबराया हुआ जल्दबाजी में है, तो उस मछली बाजार के कुछ लोगों को शक होता है और वो बाकायदा 100 नंबर पर पुलिस को कॉल करते हैं कि अभी भी एक बोट से ऐसे कुछ आए, हमें शक है। तो पुलिस वाले भी टाल देते हैं, उन्हें लगता है कि अरे कुछ होगा। अगर उस वक्त भी थोड़ा सा अलर्ट होता तो ये 10 के 10 शायद शहर में घुसने से पहले जो आसपास में अगर कोई पीसीआर और ये वैन होती तो वहाँ पे भी पकड़े जा सकते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब ये 3 दिन का सफ़र करने के बाद 23 नवंबर को चलते हैं कराची से। 26 नवंबर की रात 9 बजे मुंबई में दाखिल हो जाते हैं, कफ रोड पे उतरते हैं। अब इनके सामने जो सबसे करीबी जगह थी वो कोलाबा, लेकिन ये 10 के 10 जब उतरते हैं और जैसे ही उस समंदर को छोड़कर कपरेट पे मेन रोड पे आते हैं, पहले से तय था ये 10 2-2 के ग्रुप में बढ़ जाते हैं, 2 अलग 2 अलग 2 अलग, और 10 के 10 अब 2 ग्रुप में बनकर 5 हुए और ये 5 अलग अलग टैक्सी पकड़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, कैसे कैसे ये कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, ये पूरी कहानी आपको अब इसके पार्ट 2 में, क्योंकि अभी तक साजिश मुंबई पहुंचने की पूरी कहानी आपको बता दी। अब इस साजिश को अमली जामा पहनाना है, जो उन्हें कहा गया वो करना है, और कैसे मुंबई में करते हुए भी कर ये रहे हैं। फ़ोन पे लगातार इनको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, कराची में बैठे हुए इनके आका ज़कीउर रहमान लखवी से, ज़रार शाह से, हमज़ा से। ये सारी चीज़ें अगले पार्ट 2 में आपको सुनाएंगे। तो ये पार्ट 1 था।